की चर्चा हम लोग कर रहे थे परिभाषा खंड में, तो हम लोगों ने देखा कि प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को संज्ञापित करता है कुछ करने या ना करने के लिए, तो यह प्रस्ताव है। और प्रस्ताव का अक्षरशः प्रतिग्रहण, अक्षरशः शब्द मैं इसलिए डाल रहा हूं कि प्रस्ताव में शर्त हो सकती है लेकिन प्रतिग्रहण पूर्ण और आत्यांतिक होना चाहिए। सेक्शन 7 ये कहता है। तो प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो जाएगा। प्रस्ताव का प्रतिग्रहण जब बन जाएगा तो 2B ये कहता है कि वह वचन बन जाएगा, और वचन जब एक दूसरे के लिए प्रतिफल होगा 2E, तो वह करार बन जाएगा, और करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएगा यानी सेक्शन 10 का कंप्लायंस हो जाएगा तो वह संविदा बन जाएगा। 2H में ये बात कही गई है। लेकिन अलग अलग शब्दों के संदर्भ में अलग अलग कुछ विधिक नियम भी हैं जिन्हें जानना चाहिए। जैसे जब हम बात करते हैं प्रस्ताव की, तो इसके अंतर्गत हमको कुछ एक पॉइंट्स देखने होंगे। प्रस्ताव में पहला जो भाग है वह हम बात करेंगे विशिष्ट प्रस्ताव, विशिष्ट स्पेसिफिक प्रपोजल या ऑफर। दूसरा हम कहेंगे सामान्य, सामान्य जनरल प्रपोजल या ऑफर। तीसरी बात जब हम करते हैं तो हम बात करते हैं क्रॉस ऑफर, प्रति प्रस्ताव, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको। लेकिन आप प्रयास करिए कि कुछ एक शब्दों को अंग्रेजी में ही उच्चारण करिए, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। यानी प्रति प्रस्ताव यानी क्रॉस ऑफर, इसको क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर। और फिर आता है आपका काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये काउंटर ऑफर असल में सेक्शन 7 से भी जुड़ा हुआ है। जब आप पढ़ाई करेंगे इसमें तो सेक्शन 7 से इसका संबंध है। और सेक्शन 7 है क्या? वो एक्सेप्टेंस की बात करता है यानी प्रतिग्रहण की बात करता है। तो अब एक एक को अलग अलग तरीके से देखेंगे। और एक और है, वो है प्रस्ताव व निमंत्रण में अंतर। प्रस्ताव व निमंत्रण, निमंत्रण, निमंत्रण आता है ना शादी ब्याह का आपके घर, तो वो प्रस्ताव नहीं है, वो निमंत्रण है। तो उन दोनों में क्या भेद है वो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब पहला जो पॉइंट है वो है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर एक दूसरे व्यक्ति को जानते हुए स्पेसिफिक वे में विशिष्ट व्यक्तियों को, यानी कि यह स्पष्ट है कि आप ऑफर किसको कर रहे हैं। अगर यह है तो वो स्पेसिफिक ऑफर है, विशिष्ट है। ये ऑफर का थोड़ा सा जो नेचर आप देखेंगे तो इस ऑफर का नेचर सेक्शन 9 में 2 बातें बताई गई हैं। एक है अभिव्यक्त, अभिव्यक्त, और दूसरा है आपका विवक्षित, विवक्षित। अभिव्यक्त एक्सप्रेस यानी क्लियर है। हमने आपसे कहा कि 100 टन माल आप मुझे दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा अगर आप मेरा प्रस्ताव ग्रहण कर रहे हैं। चूंकि स्पष्ट है कि आपसे कह रहा हूं, जहां पर यह स्पष्ट है कि किस व्यक्ति को किया जा रहा है वो स्पेसिफिक ऑफर है, और वो अभिव्यक्त रूप में ज्यादा होगा, वो विवक्षित नहीं होगा, क्योंकि आप सामने हैं, डिस्कस कर लेंगे आपसे बैठ के। लेकिन इसके बाद एक आता है सामान्य प्रस्ताव। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य प्रस्ताव का संबंध सेक्शन 9 के विवक्षित से भी है, सेक्शन 8 से भी है। याद रखिएगा, सामान्य का संबंध पूरी तरह से
मैं और स्पष्ट कर दूं, जब आप जनरल ऑफर की बात करते हैं, जनरल यानी सामान्य, सामान्य प्रस्ताव, तब आप सेक्शन 9 के इंप्लाइड विवक्षित, विवक्षित और सेक्शन 8 के दोनों के आधार पर ज्यादा समझ में आता है। जैसे बहुत बड़ी संख्या में अगर कोई ऑफर आप कर रहे हैं, जैसे आईपीओ आता है, या बहुत बड़ी संख्या में कई लोगों से आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी व्यक्ति आपके प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करेगा, जो भी व्यक्ति, यह माना जाएगा कि उसने प्रस्ताव का प्रतिग्रहण कर लिया, इंप्लाइडली। सेक्शन 9, सेक्शन 9 और 10 का संबंध है जनरल ऑफर से। दो बड़े महत्वपूर्ण वाद हैं इसमें, एक लालमन वर्सेस गौरी दत्ता है और एक है कार्लिल बराम कार्बोलिक स्मॉग बॉल कंपनी। लालमन वर्सेस गौरी दत्ता के वाद में यह निर्धारित किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कि सामान्य प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को नहीं किए जाते, जो व्यक्ति भी उसकी शर्तों को पूरा कर देगा वह यह माना जाएगा कि संविदा का प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो गया। और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉग बॉल कंपनी में और स्पष्ट किया गया। इसमें क्या हुआ था कि एक इन्फ्लुएंजा की दवा बनाने वाली कंपनी ने एक दवा बनाई और ये शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति 1 हफ्ते तक इस दवा को ले लेगा उसे फिर इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। एक व्यक्ति था आप ही लोगों जैसा, थोड़ा ज्यादा कानून समझने वाला, वो इन्फ्लुएंजा की दवा करता है 1 हफ्ते से ज्यादा, लेकिन उसका इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं होता और कंपनी का यह कहना था कि अगर नहीं ठीक होगा तो 100 पाउंड दिए जाएंगे। वह व्यक्ति कंपनी के ऊपर वाद लाता है, कंपनी कहती है हमने को तो अभिव्यक्त रूप से कोई आपके साथ संविदा ही नहीं की, हम तो आपको जानते भी नहीं। लेकिन यह स्थापित किया गया उस वाद में कि अगर प्रस्ताव की शर्तों का पालन किया गया तो यह माना जाएगा कि वह प्रतिग्रहण है। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव की परिभाषा देखिए क्या लिखी हुई है। प्रस्ताव की बहुत सिंपल परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा किसी अन्य को संज्ञापित करता है कि अन्य व्यक्ति कुछ करे या ना करे, तो कंपनी ने अपनी इच्छा रखी कि 1 हफ्ता अगर इन्फ्लुएंजा हुआ है, पियोगे दवा तो ठीक हो जाओगे। अन्य व्यक्ति ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रस्ताव का प्रतिग्रहण वचन बन गया। वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, वही करार है, करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो संविदा है। तो सेक्शन 8 का अगर आप जब निर्वचन करते हैं, सेक्शन 8 को भी हम आपको दिखाते हैं अभी। लिखा है शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण। किसी प्रस्ताव की शर्तों का पालन या रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्यतिकारी वचन जो प्रतिफल किसी प्रस्तावना के साथ पेश किया गया उसका प्रतिग्रहण। सामान्य शब्दों में समझिए कि अगर किसी मामले में शर्त रखी गई है और उस शर्त का पालन कर दिया गया, जैसे आप फॉर्म भरते हैं ना, कुछ कंडीशन है, तो शर्तों का अगर पालन आपने किया तो वो क्या है, वो प्रस्ताव का प्रतिग्रहण है। या व्यतिकारी वचन के लिए प्रतिफल। व्यतिकारी वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब हमारी ओर से वचन और आपकी ओर से वचन पूरा किया जा रहा है। आप जो हमको कह रहे हैं हम वो पूरा कर रहे हैं, आप
और हम जो कह रहे हैं वो आपको पूरा करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं। अब भंग हो गया संविदा का, क्योंकि हमने तो शर्तों का पालन किया था, आपको भी करना होगा, आपको भी हमें प्रतिफल का प्रदाय करना होगा। तो जो जनरल ऑफर है उसका नेचर इंप्लाइड ज्यादा होता है, और इंप्लाइड के लिए एक दो और उदाहरण आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं मुखर्जी नगर से जीटीबी नगर, और एक ऑटो उस दिशा में खड़ी है, आप गए और आप उस ऑटो में बैठ गए, ऑटो आपको जीटीबी नगर पहुंचा दिया। अब आप उतर के ये ऑटो वाले से नहीं कह सकते कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई अभिव्यक्त संविदा नहीं हुई है, क्योंकि आपने अपने आचरण द्वारा विवक्षित रूप से इंप्लाइडली उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको पैसा देना होगा। तो एक यह बात भी आप समझ पाते हैं। फिर जो तीसरी बात आई थी वह है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर के बारे में एक बात आप बिल्कुल अच्छे से जान लें कि क्रॉस ऑफर कोई ऐसा ऑफर नहीं है जो आमने सामने बैठ कर हो, क्योंकि आमने सामने है, हमने कोई प्रस्ताव दिया, आप भी कोई प्रस्ताव दे ही रहे हैं मान लीजिए, लेकिन आपको तो प्रस्ताव देना नहीं है, आपको तो मेरे प्रस्ताव का प्रतिग्रहण करना है, तो हम चुप करा देंगे। चुप रहो यार, पहले मेरी बात सुनो, पहले हम जो कह रहे हैं वो करो, उसके बाद जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। तो ठीक है, इसका मतलब कि आमने सामने की अभिव्यक्त संविदा जैसी स्थिति नहीं है, दूरस्थ रूप से रिमोट वे में प्रस्ताव किया जा रहा है। और जनरली ये लेटर के केस में, पत्राचार के मामलों में ज्यादा देखने को मिलता है क्रॉस ऑफर। इधर से प्रपोजल गया कि मैं आपका यह मकान खरीदना चाहता हूं, उधर से एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं गया है दूसरे साइड से कि मैं आपका प्रस्ताव ग्रहण कर रहा हूं ना, दूसरे साइड से यह प्रपोजल है। नेचर देखिए दोनों का एक होना चाहिए। मैं अपना मकान आपको बेचना चाहता हूं, मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूं, मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं। ये दोनों एक जगह पे जाके क्रॉस कर रहे हैं, प्रतिग्रहण तो कहीं है ही नहीं। इसको क्रॉस ऑफर कहते हैं। टिन वर्सेस हॉफमैन का एक बड़ा अच्छा जजमेंट है, पढ़िएगा, और याद भी इसलिए हो जाएगा कि टिन हाफ कर देगा मैन को अगर लग गया ठीक से। तो क्रॉस ऑफर की ये बात हमारे सामने आती है। अब एक जो इसके बाद आता है काउंटर ऑफर, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था कि जब आप काउंटर ऑफर की बात करते हैं तो सेक्शन 7 की भी बात की जानी चाहिए, और सेक्शन 7 का संबंध एक्सेप्टेंस से है, ठीक है, प्रतिग्रहण से है। काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, प्रस्ताव के ऊपर प्रस्ताव। एक केस है इसमें, हाइड वर्सेस रेंच का केस है। हाइड वर्सेस रेंच, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, ये रेंच का केस है। और एक और केस है इसी से मिलता जुलता, बंपर हॉल पेन। हाइड वर्सेस रेंच में एक व्यक्ति कहता है, और बंपर हॉल पेन का भी यही मामला है, कि मैं तुम्हारी भूमि, तुम्हारी जमीन या मकान XYZ जो भी है 1000 रुपए में खरीदना चाहता हूं, या कोई भी मूल्य, उसका कोई मतलब नहीं है, यहां पर खरीदना चाहता हूं। सामने वाला यह कहता है कि मैं इसको 1100 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं। अब मान लीजिए आपने ये बात कही थी कि मैं 1000 में खरीदने के लिए तैयार हूं, सामने वाला कह रहा है मैं 1100 में देने के लिए तैयार हूं।
आप अपने मन में ही सोच लिए कि ठीक है यार 100 रुपया बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए, यानी प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो गया, आप रिलैक्स हो गए। कल के दिन वो आपको नहीं देता है, आप वाद लाते हैं, आपका वाद सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव के ऊपर प्रस्ताव हो गया। आपने 1000 कहा, उसने कहा 1100, प्रस्ताव के ऊपर प्रस्ताव है, तो यह काउंटर ऑफर की कंडीशन होती है और यह नहीं माना जाएगा कि कहीं से भी इसमें प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हुआ। अब एक और पॉइंट आपके सामने आ जाता है, जो 5वां बिंदु था हम लोगों का, प्रस्ताव और प्रस्ताव का निमंत्रण। प्रस्ताव व प्रस्ताव का निमंत्रण। प्रस्ताव क्या है? कि आप अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं कि वो कुछ करे या ना करे, जो प्रस्ताव है। प्रस्ताव का निमंत्रण क्या है? प्रस्ताव का निमंत्रण कहता है कि आओ तुम प्रस्ताव करो, हम एक्सेप्ट करें न करें, क्योंकि प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो ही ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको प्रस्ताव दिया कि भाई ऐसा है कि तुम पढ़ाई करके आओगे तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, तो मेरा प्रस्ताव तुम मानो ना मानो ये तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन प्रस्ताव हमने अपनी इच्छा तो आपको दे दी कि पढ़ के आओ। अब आप पढ़ के आओ चाहे ना पढ़ के आओ, प्रतिग्रहण तो आपके हाथ में है। लेकिन एक बार अगर प्रतिग्रहण हो गया तो फिर मैं भी बाध्य हो जाऊंगा, मुझे भी 100 रुपया देना पड़ेगा। खैर, तो निमंत्रण क्या है? निमंत्रण ये कह रहा है कि आओ मुझे प्रस्ताव करो, प्रपोज करो, प्रपोजल दो। जैसे आपके यहां शादी का कार्ड आता है ना, सबके घर में आता है, वो निमंत्रण है, वो प्रस्ताव नहीं है। अब उस निमंत्रण पे आप जाएंगे, ये आपका प्रस्ताव है। अब आप वहां प्रस्तावक हो गए और आपका सेवा भाव करना, क्योंकि आपकी इच्छा तो यही है कि आप वहां जाएं तो आपको सम्मान मिले, भोजन पानी मिले, सामने वाले का प्रतिग्रहण है। और सरल तरीके से समझते हैं, जैसा कि हार्वे वर्सेस फैसी, मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना और हैरिस वर्सेस निकर्सन के केस में बताया गया। तीनों केस में कमोबेश एक ही बात है, क्योंकि टॉपिक ही है। तो हार्वे वर्सेस फैसी को या मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना को, हैरिस वर्सेस निकर्सन को आप इस तरह से समझें कि सामान्यतया प्रस्ताव का निमंत्रण क्या है? वह एक प्रकार का टेंडर है, एक प्रकार का सेल प्रमोट करने के लिए किया गया कोई विज्ञापन है, कैटलॉग है, मूल्य सूची है। आप होटल में जाते हैं तो आप प्रस्तावक नहीं हैं। आप रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो वो जो कैटलॉग है, वो जो मेन्यू चार्ट है, वो निमंत्रण है कि अब आप प्रस्ताव करें कि मुझे यह सामान दिया जाए। अब होटल वाला वो सामान दे या ना दे, तो प्रतिग्रहण उसके हाथ में है, लेकिन प्रस्तावक आप हुए। टेंडर या ये जो वैकेंसी आती है आपकी, इससे बहुत आराम से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आ गई या दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी आ गई। अब वो क्या है? वो इनविटेशन टू ऑफर है, प्रस्ताव का निमंत्रण है, वो प्रस्ताव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वैकेंसी आई और इसको आप अगर प्रस्ताव मान लें कि आयोग ने आपको प्रस्ताव किया है, ऑफर किया है,
खटाखट आप जो है इसको फॉर्म भर दिए, ये एक्सेप्टेंस हो गया। अब तो बिना एग्जाम दिए सिलेक्शन हो जाएगा भाई, लेकिन कितने लोगों का करेंगे? 50,000 लोग भर रहे हैं तो 50,000 लोग हो जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या हो रहा है कि वैकेंसी या टेंडर ये आपका निमंत्रण है। इस निमंत्रण को आप जब एक्सेप्ट करते हैं तो आप प्रपोजर होते हैं, ऑफर करते हैं, और उस ऑफर पे सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। एक और शब्द बीच में आ जाता है, वो भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, चलत प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग, चलत, चलत ऑफर, ये क्या है भाई? देखिए, आज के दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में बहुत सारे हर्डल्स भी हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, बैंकिंग इश्यूज हैं, स्ट्रेचरीज इश्यूज हैं। तो छोटी मोटी अगर कोई कमी हो गई तो उस पर हर बात पे संविदा का भंग नहीं होता। एक छोटी सी बात मैं यहां आपको समझाना चाहता हूं कि सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की शुद्धता मात्र सेक्शन 10 नहीं है कि सेक्शन 10 का कंप्लायंस आप कर लिए। बहुत बहुत गंभीरता से इस बात को समझिए। संविदा की शुद्धता सेक्शन 10 तो है, मानते हैं, लेकिन संविदा का उद्देश्य क्या है? टू बी कंप्लाइड द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का पालन करना। और संविदा का पालन करने के लिए जो बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप बात बात पर संविदा भंग नहीं करेंगे, आपको उसको मानना पड़ता है। जैसे जब हम लोग डिस्चार्ज पढ़ेंगे तो सेक्शन 37, 38 इसमें आप पढ़ेंगे संविदा का पालन पक्षकार करते हैं कुछ कंडीशंस के साथ। उसके बाद नहीं हो पा रहा है, पूरा प्रॉब्लम है, तो झगड़ा नहीं करना है, हम नेगोशिएशन कर ले रहे हैं, नवीन संविदा बना ले रहे हैं कि भाई तुम ये नहीं दे पा रहे हो ना तो दूसरा माल भेज दो। कई बार क्या हो रहा है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ा ना करने के लिए हम डिस्पेंस या रेमिट कर दे रहे हैं। पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हो, जितना दे पा रहे हो उतना दे दो, या छोड़ो जाने दो, तुम पैसा मत दो, दूसरा माल भेजो। 63 और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां आपके पास सेक्शन 39 में, जहां आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप संविदा भंग के लिए बात ला सकते हैं, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं, जाने दो यार। और ये स्टैंडिंग ऑफर बहुत हद तक यही है, नहीं पूरा हो पाया कोई बात नहीं, तुम आगे कंटिन्यू कर लो। 39 ये सारा उद्देश्य क्या है? और सेक्शन 56 में भी जब हम पढ़ते हैं पैरा सेकंड, इसमें खास तौर से व्यापारिक असंभवता को असंभवता नहीं माना गया कि माल रेट महंगा हो गया मार्केट में। क्यों? क्योंकि उद्देश्य संविदा भंग के लिए वाद लाना नहीं है, संविदा का पालन करना है। संविदा का पालन करना किसी भी स्तर पर जाकर, यह है संविदा का उद्देश्य। और यही संविदा की शुद्धता को भी स्थापित करती है। शुद्धता का अर्थ यहां पर यह है कि पक्षकार चाहते हैं कि कंप्लायंस हो। तो स्टैंडिंग ऑफर जो है वो इसी प्रकार का है। मान लीजिए क्या होता है कि 12 महीने हैं आपके पास, ठीक है? 12 महीने में हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो भी है 12 महीने,
अलग अलग समय पर आपको हम ऑर्डर देंगे, 100 कुंटल दे दो, 125 दे दो, 75 दे दो, इसमें यहां 80 दे दो, यहां 300 दे दो, अलग अलग समय पर, अलग अलग मंथ में, अलग अलग क्वांटिटी। मान लीजिए गलती से किसी में आप कंप्लायंस नहीं कर पाए पूरा एज इट इज, तो पूरी संविदा भंग नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसका नेचर ही पार्टीज पहले ही इंटेंशनली ये तय कर चुके हैं कि हमें संविदा का भंग नहीं करना है, हमको इसको कंटिन्यू रखना है, स्टैंडिंग ऑफर की कंडीशन में रखना है। तो ये भी एक मामला होता है प्रपोजल में जो हम लोग पढ़ते हैं। अब प्रपोजल में जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि प्रस्ताव की संसूचना होनी चाहिए। प्रस्ताव की संसूचना किसको? उस व्यक्ति को जिसको आप देना चाह रहे हैं, या अगर वो जनरल ऑफर है, जैसे लालमन वाला केस पे ही अभी डिस्कस होगा, तो जो प्रस्ताव मैंने दिया है वो आप तक अगर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, फिर भी आप कोई काम कर दे रहे हैं, तो प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा। लालमन के केस में होता क्या है कि एक व्यक्ति का भतीजा खो जाता है और वो यह कहता है कि जो भी उसको ढूंढ कर लाएगा उसको 500 रुपए इनाम दिए जाएंगे। यह प्रस्ताव जब किया जा रहा है तो उसका जो मुनीम है, एजेंट है या कैशियर जिसको कहते हैं, वो जाता है बच्चे को ढूंढने, लेकिन उस समय उसको ऑफर की जानकारी नहीं है। ऑफर उसके निकल जाने के बाद हुआ है, तो सीधी सी बात है ऑफर की जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ी मेहनत करके बेचारा ले आता है, भतीजा ढूंढ लिया, भतीजा मिल गया, अब क्या चाहिए, 100 रुपया या 500 रुपया जो भी तय हुआ था, वो सफल नहीं होगा। इसलिए क्योंकि प्रस्ताव की संसूचना उसको नहीं थी, और अगर प्रस्ताव की संसूचना के बिना कोई कार्य मेरी इच्छा का ही भले क्यों ना हो किया गया है, तो मैं बाध्य नहीं होऊंगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब प्रस्ताव की संसूचना है तो प्रतिग्रहण सामने से होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रतिग्रहण हो, प्रतिग्रहण हो जाता है तब तो करार बन जाएगा। प्रस्ताव का प्रतिग्रहण वचन क्या है, वो करार, और करार क्या है, अगर धारा 10 का कंप्लायंस है तो संविदा। तो यह बहुत जरूरी है कि प्रस्ताव का प्रतिग्रहण किया जाए, अगर नहीं होता है तो संविदा का निर्माण नहीं होगा। अब अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से यह होता है। जैसे आपने प्रस्ताव किया, आमने सामने किए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अगर वह पत्राचार द्वारा है तो यह भी जानना होगा कि प्रतिग्रहण कब होगा। तो एक बात हम जान गए कि व्हेन इट्स कम इनटू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू हुम इट वाज इंटेंडेड, प्रस्ताव की संसूचना उस व्यक्ति की जानकारी में, ज्ञान में आ गई जिसके लिए आशीत थी। आशीत थी का मतलब हम चाह रहे थे कि यह सूचना किसी व्यक्ति के पास जाए, और जब वो व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, उसके नॉलेज में आई, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तब ये हो गया। तो ये होता कैसे है, एक बार आप सेक्शन 3 पर भी फोकस करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेक्शन 3,
प्रस्ताव की संसूचना किसी कार्य या लोभ से माना जाएगा। आशय के संदर्भ में हम लोग चर्चा की यही थे। प्रस्ताव की संसूचना उस व्यक्ति को जिसको की गई उसके तक पहुंच गई, उसके जानकारी में आ गई, और उस व्यक्ति ने अगर उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टेंस हो गया। रिवोक कैसे करेंगे? रिवोकेशन यानी कि वापस लेना, तो इसी 3 में कह रहा है। हम अभी प्रस्ताव के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रस्ताव का रिवोकेशन, प्रतिसहरण, वापस ले लेना। वापस लेना भी किसी कार्य या लोभ से समझा जाएगा, और ये इंटेंशन बताता है। कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिससे आपका इंटेंशन क्लियर हो रहा है कि आप वापस ले रहे हैं। तो वापस लेने के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सेक्शन 4 बताता है। इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा। जब प्रस्तावना की संसूचना हो जाती है, कब हो जाती है? जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है तो वह प्रस्तावना पूरी हो गई। और प्रस्तावना पूरी हो गई, आमने सामने का मामला है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पत्र के माध्यम से प्रस्ताव किया गया तो जैसे प्रस्ताव किया गया और जिस व्यक्ति के लिए किया गया उसकी जानकारी में आ गई, और उस व्यक्ति ने उसको ग्रहण कर लिया, यानी एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। प्रस्तावना का प्रतिग्रहण हो गया। बाध्य कौन हो रहा है? बाध्य प्रस्तावक होगा। क्यों होगा? इस बेचारे को तो मालूम भी नहीं है। इसने प्रस्ताव किया, प्रतिग्रहण करने वाला व्यक्ति आमने सामने नहीं है, लेटर के माध्यम से एक्सेप्ट कर रहा है, यानी लेटर बॉक्स में उसने लेटर डाल दिया एक्सेप्टेंस का। तो प्रस्तावक क्यों बाध्य हो जा रहा है? फिर वही सेक्शन 3 देखिए आप। क्योंकि प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस भी किसी कार्य या लोभ के द्वारा हुआ। तो जैसे ही लेटर बॉक्स में लेटर डाला गया, थोड़ा सा आर्ट गंदा है, बर्दाश्त करिएगा, जैसे ही डाला गया तो एक्सेप्टर ने अपना इंटेंशन तो शो कर दिया ना, बाय एक्ट और ओमिशन। तो प्रस्ताव का प्रतिग्रहण लेटर बॉक्स में डालते ही, पारेषण के अनुक्रम में आते ही कंप्लीट हो गया। तो अगर प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो गया तो प्रस्तावक बाध्य हो गया, भाई तुम्हारे कहने पे हम काम कर दिए। अब इस बात पे हम चर्चा बाद में करेंगे कि प्रतिग्रहिता कब बाध्य होता है। वो जब प्रतिग्रहण का डिस्कस करेंगे तब करेंगे। बहुत सामान्य बात है। वो जब लेटर प्रस्तावक के पास चला जाता है तब प्रतिग्रहिता भी बाध्य हो जाता है, लेकिन अभी रुक जाते हैं उसको। ये एक बात आती है। दूसरी बात आती है सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 भी बताता है कि प्रस्तावना और प्रतिग्रहण का प्रतिसहरण कैसे होगा। कोई भी प्रस्तावना प्रतिग्रहण की संसूचना के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय विड्रॉ की जा सकती है। यह बात 4 भी बताता है और यह बात 5 भी बताता है। 5 में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अगर आपने प्रस्ताव किया है तो ये महोदय जो एक्सेप्टर हैं, आपके प्रस्ताव को ग्रहण करने वाले, आपके प्रस्ताव को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अगर आपके प्रस्ताव को ग्रहण कर लेता है तो आप बाध्य हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? उसके ग्रहण करने से पहले अपना प्रस्ताव वापस ले लेना होगा। जैसे लेटर जब वो डाल देता है तो बाई एक्ट और ओमिशन वो अपना इंटेंशन शो कर दे रहा है कि हम तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई उसके लेटर डालने के पहले और तेज गति का एक लेटर भेज दो, कॉल कर दो, या जो भी माध्यम हो कि भाई वो जो मेरा प्रपोजल जा रहा है ना उसको एक्सेप्ट मत करना, तब तो बचोगे, नहीं तो बाध्य हो जाओगे। यही बात सेक्शन 5 भी कह रहा है। प्रतिग्रहण किए जाने के पूर्व प्रतिसंहरित की जाएगी, उसके बाद नहीं, क्योंकि प्रतिग्रहण हो गया तो बाध्य हो गए। और यही बात यहां पर भी की जा रही है कि प्रतिसहरण की संसूचना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब हो जाएगी जब प्रतिसहरण किया गया हो
वो इस प्रकार से हो कि उसकी शक्ति के बाहर हो जाए। आपको और द्रुतगामी गति से उस चीज को रोकना होगा। और भी कई तरीके हैं प्रस्तावना के, ऑफर के, प्रपोजल के प्रतिसहरण का या समाप्त होने का। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 पे आ जाएंगे। ये रहा प्रस्तावना का प्रतिसहरण यानी रिवोक हो जाएगी प्रस्तावक के द्वारा दूसरे पक्षकार को सूचना देकर। तो ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 4, 5, 6 में, 4, 5 में किया, 6 में वही बात, सूचना दे दी, लेकिन प्रतिग्रहण के पहले करना है, उसके बाद होगा तो बाध्य हो गया, प्रस्तावक बाध्य हो गया। दूसरा, प्रस्तावना के लिए कोई विहित समय था और वो बीत गया। मैंने प्रपोजल रखा था आपके सामने कि 3 दिन के अंदर नोट्स कंप्लीट करके लाओ, उसके बाद ही क्लास चलेगी। आप 3 दिन में नोट्स कंप्लीट करके नहीं लाए, क्लास नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, मेरे प्रस्ताव का जो विहित प्रेस्क्राइब टाइम था, लिमिटेशन था, उसको फुलफिल नहीं किया, तो प्रस्ताव मेरा वहां तक समाप्त हो गया। वह प्रस्ताव समाप्त माना जाएगा। तीसरी बात, प्रतिग्रहण किसी पूर्वभाव्य शर्त को पूरा करने में प्रतिग्रहिता असफल हो गया। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया कि प्रस्ताव में शर्तें हो सकती हैं कि यदि तुम जज बन जाओगे तो मैं तुमको यह प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो तुम अगर जज बन जाते हो तो तुमको यह प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि जज बनना कंडीशन को फुलफिल करना है, एक्सेप्टेंस है। ये मेरा प्रपोजल है और इसमें कंडीशन क्या है कि जज बन जाओगे तो ये प्रॉपर्टी दे देंगे, ये एक्सेप्टेंस है अगर जज बन जाते हो तो। नहीं बन पाते हो, कोई ऐसा समय मैंने दिया है उसके भीतर आप नहीं बन पाते हो, तो मेरा प्रपोजल समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद अगर प्रस्तावक की मृत्यु हो जाए या अनसाउंड हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट यहां पे नहीं लिखा है लेकिन उसको भी दिमाग में रखिए, यानी जिसकी लायबिलिटी ज्यादा और असेट कम हो, दायित्व तो ज्यादा हो, संपत्ति कम हो, वो दिवालिया होता है। या मर ही गया प्रस्ताव करने के बाद, तो प्रतिग्रहण करके करोगे क्या? क्योंकि संविदा का पालन तो पक्षकार करेंगे, तो एक पक्षकार प्रस्तावक तो बेचारा रहा ही नहीं या अनसाउंड हो गया, कोर्ट के द्वारा उसको डिक्लेयर घोषित कर दिया गया कि वो अनसाउंड है, तो भी इस आधार पर समाप्त हो जाएगा। प्रस्ताव का प्रतिग्रहण यह भी उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आप प्रस्ताव की चर्चा कर रहे थे। सेक्शन 3 में हम लोगों ने पहले भी इस चीज को देखा है कि सेक्शन 3 ये कहता है कि प्रस्ताव की संसूचना और प्रतिग्रहण किसी कार्य या लोप द्वारा अपने आशय को संज्ञापित करते हुए होता है। प्रतिग्रहण के संदर्भ में 2 बहुत महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, कि प्रतिग्रहण की संसूचना भी आवश्यक है, वैसे ही जैसे प्रस्ताव की संसूचना उस व्यक्ति को जो प्रतिग्रहण कर रहा है होनी चाहिए। मैंने आपको प्रस्ताव किया कोई कार्य करने या न करने के लिए, अब आप या तो प्रतिग्रहण करेंगे या तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो प्रस्ताव का कोई मूल्य नहीं रह गया। लेकिन आप प्रस्ताव का प्रतिग्रहण कर रहे हैं, तो प्रस्ताव का अगर आप प्रतिग्रहण कर रहे हैं तो जैसे प्रस्ताव की सूचना आप तक गई थी, उसी तरह से प्रतिग्रहण की सूचना भी होनी चाहिए। और अगर यह स्पष्ट नहीं है तो कुछ विधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस ऑल्सो मस्ट बी कम्युनिकेट टू द प्रपोजर एंड बाय द एक्सेप्टर और एजेंट ओनली। तो एक वाद आता है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का। इसमें चाचा हैं फेल्टहाउस
वो अपने भतीजे को कहते हैं कि तुम अपना जो सफेद घोड़ा है वो बेचना मत, मैं उस घोड़े को लूंगा और अगर तुम्हारा कोई उत्तर नहीं आता है तो यह मैं मानूंगा कि तुमने मेरे प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कर लिया, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भतीजा घोड़े का व्यवसायी है, वो अपने ऑक्शनियर को, नीलामी कर्ता को यह बात नहीं बता पाता है और उसका जो ऑक्शनियर नीलामी करता है बिंडले, वह उस घोड़े को बेच देता है। फेल्टहाउस बिंडले के ऊपर वाद लाते हैं। अब यहां दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये प्रॉपर मैनर नहीं है। सेक्शन 7 का सेकंड पार्ट जब आप देखते हैं तो ये कहता है कि प्रॉपर एंड यूजुअल मैनर में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये कौन सा एक्सेप्टेंस है कि अगर तुम कोई जवाब नहीं देते हो तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा तुमने मुझे दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन फेल्टहाउस के भतीजे ने किया नहीं कि हाँ चाचा मैं घोड़ा आपको देने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं और कम्युनिकेशन नेसेसरी है। और तीसरी भी एक बात है जो आगे हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। चाचा और भतीजे के बीच में एक बार को माना जाएगा कि संविदा का संबंध पैदा हो रहा था। चाचा का उसके नीलामी कर्ता के साथ कोई संबंध नहीं था। इवन अगर वो ऑथराइज एजेंट भी होता तो माना जाता, लेकिन नीलामी कर्ता ऑथराइज एजेंट नहीं होता है। ये जब आप कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में एजेंसी पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नीलामी कर्ता ऑथराइज एजेंट भी नहीं है। तो फेल्टहाउस के केस में फेल्टहाउस महोदय का वाद सफल नहीं होगा, क्योंकि यह नहीं माना गया कि वो प्रतिग्रहण है। और अभी जो दूसरी बात मैंने कही कि या तो एक्सेप्टर के द्वारा और या तो उसके ऑथराइज एजेंट के द्वारा ही एक्सेप्टेंस स्वीकार किया जाएगा। जब हम ऑथराइज एजेंट की बात करते हैं तो आप एजेंट तक ही रहें, वो सर्वेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ऑक्शनियर उसमें इन्वॉल्व नहीं है और न ही सब एजेंट है, कुछ कंडीशन को छोड़कर, वो बाद में चर्चा का विषय है। तो एक और वाद आता है पावेल वर्सेस ली। पावेल वर्सेस ली में एक वैकेंसी निकलती। मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी वो इनविटेशन टू ऑफर है, प्रस्ताव का निमंत्रण है। एक प्रधानाचार्य प्रिंसिपल पोस्ट की वैकेंसी निकलती है और उसमें एक सज्जन है जो उस वैकेंसी को भरते हैं। भरना उनका क्या हो गया, वो प्रस्तावक हो गए। तो वो प्रस्ताव करते हैं उस पद के लिए। कुछ दिन बाद ये पता चलता है किसी अन्य के माध्यम से कि उन्हें प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त कर लिया गया है। समय और बीतता है। बाद में जब वैकेंसी डिस्क्लोज होती है, रिजल्ट आता है, तो यह पता चलता है कि उनको चयनित नहीं किया गया है। वो वाद लाते हैं, पावेल वर्सेस ली का वाद है, याद रखिएगा, पावेल वर्सेस ली, सॉरी, पावेल वर्सेस ली, LEE का मामला है। वो वाद ले आते हैं और वाद लाकर कहते हैं कि उनको ग्रहण कर लिया गया था, उनका चयन हो चुका था और बाद में संविदा का भंग कर दिया गया, अर्थात उनको नहीं बुलाया गया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। यह कहा जाता है कि आप प्रस्तावक थे, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता द्वारा, यानी वो मैनेजमेंट कमेटी या वो कमीशन के द्वारा होना चाहिए या उसके किसी ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा होना चाहिए, जो उस काम को उसको डेलीगेट किया गया है कि भाई तुमको नियुक्तियां करनी है, कोई एजेंट को कहा गया है। ऐसा यहां पर नहीं था। इसलिए यह माना जाएगा कि
प्रतिग्रहण नहीं किया गया। अब एक और बात जो हम लोग पहले भी चर्चा किए थे जब हम लोग ऑफर पढ़ रहे थे, तो काउंटर ऑफर की बात थी। काउंटर ऑफर पुनः मैं उसको आपको दोहरा इसलिए दे रहा हूं कि प्रतिग्रहण के रेस्पेक्ट में भी उसको आप समझ लीजिए। वो सिंपल सी ये बात कहता है कि ऑफर के ऊपर ऑफर प्रतिग्रहण नहीं है। मैंने कहा मैं आपका मकान 100 पाउंड में लेना चाहता हूं, आप कहते हैं नहीं 110 पाउंड में। ये प्रतिग्रहण, ये प्रस्ताव के ऊपर प्रस्ताव है, प्रतिग्रहण कहीं नहीं है। बम्पर हॉल पेन का वाद बताया गया था और हाइड वर्सेस रेंच बताया गया था। इसको जब भी आप आंसर करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना होगा सेक्शन 7 भी, क्योंकि सेक्शन 7 इस बात को और क्लियर करता है। पहली लाइन, प्रतिग्रहण आत्यांतिक व अविशेषित होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैंने पहले ही कहा कि प्रस्ताव में शर्त तो हो सकती है, लेकिन प्रतिग्रहण अपनी शर्तों पे नहीं होता। मैंने कहा कि आप पढ़कर आओ तो आगे की कक्षाएं चलेंगी। आप कहते हैं हम पूरा नहीं पढ़ के आएंगे और 5 दिन बाद पढ़ के आएंगे, तब कक्षाएं चलेंगी। ये क्या है? ये आप शर्त लगा रहे हैं प्रतिग्रहण में, आप नहीं लगा सकते। अगर आपको प्रतिग्रहण करना है तो जैसा प्रस्तावक की इच्छा है उसके अनुरूप ही होना चाहिए। प्रस्ताव की परिभाषा पढ़े थे ना कि प्रस्तावक क्या कर रहा है, वो अपनी इच्छा संज्ञापित कर रहा है कि तुम कुछ करो या ना करो, तो उसकी इच्छा के अनुरूप ही आपको वह कार्य करना है या नहीं करना है, अर्थात प्रतिग्रहण करना है। यानी वो आत्यांतिक और अविशेषित होना चाहिए। हाइड वर्सेस रेंज का इसमें आपको बात बताया गया था। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसके पहले मैंने आपको सेक्शन 8 और 9 पे भी चर्चा की थी। सेक्शन 8 जो कंडक्ट द्वारा पूरा करा रहा था, जो शर्तों का पालन था, कंडक्ट आचरण या शर्तों का पालन, कंडीशन का पालन, इस पे भी चर्चा हुई। इस तरह से भी एक तरीका है प्रस्ताव का प्रतिग्रहण करने का। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉग बॉल केस पिछली कक्षा में जब आपको हम बता रहे थे उस समय बताया गया था प्रपोजल के रेस्पेक्ट में, और साथ ही साथ लालमन वर्सेस गौरी दत्ता का जजमेंट भी इसमें हम लोगों ने देखा था। बाकी जो वाद है उसकी सारणी आपको दी जाएगी। यहां तक अभी आप तैयार करें। धन्यवाद आपका।